नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। सीटेट का अगला एग्ज़ाम जो होगा वो जुलाई के महीने में होगा, स्टार्टिंग जो मंथ के वीक में होगा। तो इसके लिए अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आज का जो पेपर है वो सीडीपी से संबंधित है। सीडीपी से संबंधित जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो चुने हुए बिल्कुल क्वेश्चंस हैं, जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हुए चलिए। और अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आपका एग्ज़ाम पिछले एग्ज़ाम में जो है दिसंबर के महीने में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने जो है क्वालिफाई नहीं किया है, तो जो है अच्छा मौका है कि स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलिए। मैं इस चैनल के माध्यम से थ्योरी प्लस जो है पेपर्स सब कुछ कराता हूँ, तो आपको ये एक बेहतर जो है प्लेटफॉर्म रहेगा आपके सीटेट के लिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। हाईली जो है वो उस तरीके से नहीं होता है कि बहुत कठिन कठिन तरीके के एग्जाम्पल्स मैं सेट करूँ और ताकि बच्चों को समझ में ना आए, क्योंकि पेपर्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर आप समझेंगे तो बहुत आसान पेपर है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है सीटेट में कि सीडीपी में बहुत ज़्यादा सिलेबस हो। क्वेश्चंस भी बहुत 30 आते हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं, जो बेसिकली आपको पता होते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी समझ की ज़रूरत होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक सब्सक्राइब करिएगा, मतलब शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास, उसके सामाजिक विकास और उसके नैतिक विकास को प्रभावित करता है। तो देखिए, संवेगात्मक विकास का मतलब अगर पता है तो आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो संवेग का सीधा सीधा मतलब होता है इमोशन से, ध्यान रखिएगा, इमोशन से। तो इसे कहेंगे, अगर संवेगात्मक विकास की बात करें तो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो इमोशनल डेवलपमेंट जो है व्यक्ति के शारीरिक विकास पर टिका रहता है। जैसे जैसे उसका समाज में जैसा उसका जो है समाज होगा, जहाँ पे उसका उठना बैठना होगा, है ना, आसपास का जो माहौल होगा, वैसे है ना समाज के लोग उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, उससे भी जो है इमोशंस टिके रहते हैं। और कैसा नैतिक विकास हुआ है उस बच्चे का, सही और गलत की उसकी पहचान करने की क्षमता क्या है, नैतिक आचरण करता है कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों जब होंगी तो जो है संवेग जो है उसका बेहतर होगा, अच्छा होगा, उच्च होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखिएगा, बस केवल एक मीनिंग बस पता होना चाहिए। तो इमोशन क्या होता है थोड़ा गले में खराश बन रही है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? तो देखिए, 2 साल से 6 साल के बच्चे की अवधि को क्या कहा जाता है? तो यहां पे जो आंसर है वो है प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। देखिए, तो पहला जो अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष के बीच में आती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 0 से 2 वर्ष। और 2 से जो है ये 6 वर्ष के बीच की आती है अवस्था। मध्य अवस्था जो है वो है 6 से 11 या 12 वर्ष की मान लीजिए। और किशोरावस्था 12 से अधिक की अवस्था होती है, ठीक है। 6 वर्ष वाली अवस्था में क्या होता है? शैशवावस्था में तो बच्चा जो है स्पर्श के माध्यम से चीज़ों को महसूस करता है, ठीक है। अपनी बात जब कहता है 1 साल का बच्चा होता है तो रोता है, अपनी चीज़ें जब मांगता है तो क्योंकि उसके पास जो है बोलने वोलने की क्षमता तो आई नहीं होती है, अभी वो लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो चाहता है तो वो रोता है, या फिर वो किसी चीज़ की डिमांड करता है तो उस चीज़ के पास आसपास घूमता रहता है ना। तो इस तरीके से होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है स्टेज में, इसमें बच्चा जो है भाषा सीखने की सबसे तेज अवस्था होती है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भाषा सीखने की अवस्था कौन सी होती है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष की अवस्था में हम सभी देखते हैं कि बच्चा जब 1.5 साल का हो जाता है, 2 साल का होने लगता है, तो वो बोलने के जो है उसमें गुण आ जाते हैं। वो धीरे धीरे कुछ कुछ शब्दों को बबलाने लगता है, मतलब जैसे मम्मा पापा इस तरीके के शब्दों को बोलता है। तो ये भाषा डेवलपमेंट का बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है 2 से 6 वर्ष का, ठीक है। जैसे जैसे 3 साल 4 साल का जब वो प्री स्कूल में जाता है, 3 साल का जब बच्चा पीजी क्लास में जाता है, नर्सरी क्लास में जाता है, तो वहाँ पे देखिए कितना कुछ उसको बोलने का मौका मिलता है, कितना कुछ स्कूल में सिखाते हैं। तो स्कूल में अगर सिखाएंगे तो वहाँ पे अनुकरण के माध्यम से सीखता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। अब जैसे टीचर बैठी है तो टीचर कहेगी ये कौन सा कलर है, तो वो देखेगा डेली, उसको एक बार में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रेड कलर है ना, तो रेड कलर का फ्रूट कौन सा होता है? तो एप्पल होता है। इस तरीके से जैसे आप पढ़ाएंगे आगे, जब आप टीचर बनेंगे
तो आपको भी इसी तरीके से पढ़ाना होगा। तो बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, ठीक है। जब अनुकरण होगा बच्चे का तो वो प्रश्न भी पूछेगा। तो ऑब्वियसली दूसरा पॉइंट बन जाता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग एज जो होती है इसमें, है ना, प्रश्न बहुत पूछते हैं। अगर मध्य अवस्था की बात करें, मध्य बचपन की बात करें, तो इसमें बच्चा धीरे धीरे नैतिक होने लगता है ना, सही और गलत की पहचान भी करने लगता है कि ये चोरी करना गलत होता है, झूठ बोलना पाप होता है, मम्मी मुझे कहती है कि झूठ नहीं, अजनबियों से बात नहीं करते, है ना। तो बच्चा सामाजिक भी होता है, और यहाँ पे क्या होता है, बच्चे में बौद्धिक गुण भी आने लगते हैं धीरे धीरे। वो एक तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेज होता है ना। उसके बाद जो है दोस्तों यारी वाला भी होता है, दोस्त बनाना चाहता है। और किशोरावस्था जो एज होती है उसमें क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, एग्रेसिव होता है बच्चा, है ना। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था भी इसे कहते हैं किशोरावस्था को। तो हार्मोन्स ज़्यादा फुदकते हैं इस समय एज में। दोस्ती यारी वाला पीक चरम पे होता है, तू मेरा भाई, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इस तरीके के जो है गुण आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। जो पहली बार जो है एग्जाम दे रहे हैं तो इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस विचारक से है। तो देखिए, हमने सही हर बार पढ़ा है कि विकास जो है वो क्रम से चलती है और निरंतर चलती है। इस लाइन को आपको बहुत अच्छे तरीके से रट लेना है। विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये कह सकते हैं कि निरंतर चलती रहती है। और निरंतर कहने का मतलब होता है कि उसके गर्भ से शुरू होती है और उसके टॉम्ब तक चलती है, मतलब उसके मरने तक। टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा टाइप, ठीक है। तो उसके गर्भ से शुरू हुई और उसके मरने तक चली गई। तो ये जो विचारक जो इसने ये बात कही थी, ये है स्किनर ने कही थी। ऑप्शन यहां पे सी बिल्कुल राइट होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। अब बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर अगर सर्वोत्तम विकास की बात करें तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, तो उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। उसे खेल कूद के में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए और उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहां पे जो सही आंसर है वो है बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, क्योंकि आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर की बात हो रही है। मतलब अगर बच्चे का आनुवांशिकीय कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके आसपास जो भी हो रहा होगा, है ना, उसके परिवेश, मतलब अगर मान लीजिए वातावरण में अगर हम सुधार करेंगे, मान लीजिए बच्चे को समझने में कठिनाई होती है, पढ़ने में स्लो है बच्चा, ठीक है, तो उसका परिवेश के सुधार का मतलब हुआ कि हम बच्चे को चित्रों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना, और पिक्चर्स दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि वो पिक्चर्स को बहुत आसानी से जो है रिकॉल कर पाए, समझ सके देख करके, है ना। तो गीतों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, कविताओं के माध्यम से पढ़ाने का, कविता का मतलब है कि स्टोरी राइटिंग, है ना। तो अक्सर जो कि छोटे साल के जो बच्चे होते हैं, 1-2 साल 3 साल के 4 साल के, वो अक्सर पापा से कहते नहीं है पापा कहानी सुनाओ। तो ये जो होता है ना, इस परिवेश की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हर बच्चे की अब बात कर लेते हैं। तो अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसको भी इसी तरीके से माहौल देंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम ये देखेंगे कि भाई पढ़ने में अच्छा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको चैलेंजिंग थोड़ा से क्वेश्चंस देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर पढ़ने में अच्छा है तो वो ए फॉर एप्पल ही पढ़ाते रहोगे। उससे कभी पूछोगे ए फॉर एप्पल के अलावा और क्या जानते हो, तो वो बोलेगा आंट होता है। फिर इसके अलावा भी पूछोगे कि आंट के अलावा और क्या हो सकता है, तो एरोप्लेन भी हो सकता है। तो इस तरीके से बात हो रही है, ठीक है। तो चीज़ों को बहुत आसानी से समझिए, क्वेश्चंस को समझिए और उसका मीनिंग निकालिए, फिर आंसर को सॉल्व करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव जो है व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव जो व्यक्तित्व होता है, एक जो मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी, वो किस पर निर्भर करता है। तो जैसे हमारी और आपकी जो पर्सनालिटी है वो किस पर निर्भर करती है, तो सीधा सीधा इसका जवाब है जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो एक तो हेरिडिटी का जो है परिणाम होता है, आनुवांशिकता का, माता पिता से जो मिलते हैं गुण, उसी से उसकी भाषा भी। कई बार आप देखिए बच्चे की जो स्पीकिंग जो है कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो अलग ही होती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके जो आसपास के जो माहौल होता है उसकी भी स्पीकिंग जो स्किल्स होती हैं वो अलग टाइप की होती है। तो वो बड़ा मधुर टाइप का बोलता है, या फिर इंग्लिश फ्लुएंट बोलता होगा, या फिर बच्चे के अंदर खेलने की एक अलग गुण है। तो ये सब चीज़ें हेरिडिटी से आती हैं। हेरिडिटी का संबंध है माता पिता से मिलने वाले गुण। तो माता पिता से क्या मिल सकता है भाई, उसका रंग रूप मिल सकता है,
उसका शारीरिक जो है क्षमता मिल सकती है, इंटेलेक्चुअल पावर मिल सकती है ना, बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक गुण मिल सकता है। और जिस माहौल में रहता है उसको कहते हैं इन्वायरमेंट। अगर वो इन्वायरमेंट भी उसका अच्छा है तो इस तरीके से एक व्यक्ति का जो है, एक बच्चे का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। इस लाइन को तो हमेशा बिल्कुल रट लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरेडिटी और इन्वायरमेंट की परस्पर अंतःक्रिया से होता है। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है उच्च पाई जाती है। अब देखिए, समाजीकरण की बात कर रहे हैं लेकिन ऑप्शंस तो वही हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है, सबसे ज्यादा जिज्ञासु होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो शैशवावस्था में तो जिज्ञासु होगा नहीं, क्योंकि उम्र है 0 से 2 वर्ष की। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है स्पर्श के माध्यम से सीखता है ना। भूख लगी है तो वो जो है रो के बताएगा, खुशी होगी तो पैर पटकेगा, खूब जो है एक्साइटेड होगा, क्योंकि उसके अभी जो है भाषा डेवलपमेंट नहीं होती है। किशोरावस्था तो जो है पीक वाला फॉर्म है, हार्मोनल चेंजेस 11 और 12 वर्ष की अवस्था है। तो जो यहाँ पे जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। अगर 2 से 6 वर्ष की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, बच्चा प्रश्न बहुत पूछता है, भाषा सीखने की जो है पीक टाइम होता है, अनुकरण से बच्चा सीखता है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। कब से बच्चे का भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है? जैसा मैंने अभी बार बार बताया है कि बच्चे की अगर बात करें तो जो है बाल्यावस्था की स्टेज है। और अगर हम वैसे बात करें तो ये जो 4 अवस्थाएं दी गई हैं ये है पियाजे की 4 अवस्थाएं, ध्यान रखिएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके तहत इन्होंने 4 चरण बताए थे। तो बच्चे के डेवलपमेंट में जो 4 चरण हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है पियाजे के अनुसार। उन 4 चरणों से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन जो है पियाजे से संबंधित है। और यहां पे अगर हम बात करें तो बच्चों में भाषा का विकास जो प्रारंभ हो जाता है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। तो ये जो अवस्था है 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। ये 6 से 11 वर्ष की अवस्था है। और ये जो है प्लस है, 11 प्लस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था? तो किस व्यक्ति ने जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था? किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था? तो यह सिद्धांत दिया था वाइगोस्की ने। इनके अनुसार एक बच्चे का जो विकास होता है वो इस बात पर टिका होता है, वो है समाज और संस्कृति के मेलजोल से होता है, ठीक है। समाज और संस्कृति के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है एक बच्चे का जो विकास। वो समाज के संपर्क में रहकर, वहां की संस्कृति के संपर्क में रह करके एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विच इज़ वेरी राइट पॉइंट है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिस समाज में हम रहते हैं उसी समाज की क्रियाओं को मतलब वहीं की जो है सारी सांस्कृतिक क्रियाओं को फॉलो करते हैं और उसी से हमारा पूरा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आप किस एरिया में रहते हैं, किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, किस सिटी में रहते हैं, इन सभी से जो है एक बच्चे का जो है पूरा व्यक्तित्व निर्धारित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो अगर हम बच्चे के विकास के संबंध में बताएं कि निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर है जीन पियाजे ने। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे ने दिया था। बच्चे के संबंध में जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा था। तो निर्माण एवं खोज को, या फिर हम ये कह सकते हैं इन्होंने इन्हें नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी, वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। और इसके तहत जीन पियाजे के साथ इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, है ना, ठीक। और इसके तहत इन्होंने 4 चरण बताए थे एक बच्चे के
जो है निर्माण और खोज के 4 चरण बताया था कि किस तरीके से बच्चा नन्हा वैज्ञानिक कहलाता है। उन 4 चरणों को जो है मैंने अच्छे तरीके से जो है मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल आप इतना से ध्यान रखिएगा वो 4 चरण क्या हैं, ठीक है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था पहला चरण है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा चरण है, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 चरणों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए नाम फिलहाल के लिए। आगे के जो है किसी अन्य वीडियो में मैं इन चारों को जो है पूरी प्रॉपर वे में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। देखिए लेव वाइगोस्की ने बच्चे के जो है संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति को महत्व माना था। ध्यान रखिएगा, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बच्चे का जो है एक डेवलपमेंट होता है। ये आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब बात करते हैं स्वयं से मौखिक संवाद के संबंध में। तो इन्होंने लेव वाइगोस्की ने 3 प्रकार के संवाद की चर्चा की है बच्चों के संबंध में। 3 प्रकार के वार्ता को जो है डिफाइन किया है, या 3 प्रकार की स्पीच कह सकते हैं, इंग्लिश में बोले तो स्पीच को डिफाइन किया है। एक तो पहली जो इन्होंने कहा है एक प्राइवेट स्पीच होती है और एक होती है इनर स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच होती है, ठीक है। तो प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच में ये होता है कि प्राइवेट व्यक्तिगत वार्ता और इनर स्पीच में क्या होता है कि इंटरनली। तो यहां पे स्वयं से मौखिक संवाद की बात हो रही है। तो जैसे कि बच्चा गेम खेलता है और गेम खेल रहा है मान लीजिए बैठ करके खिलौनों से, तो खिलौने से वो बात करता है, वो कहता है अरे ये ऐसे होगा वो ऐसे होगा, इस तरीके से गाड़ी है, ये आई गाड़ी जूं, इस तरीके से बात करता है ना, अक्सर देखते हैं। या गुड़िया को ले लेगा या गुड्डा को रखेगा या कार चलाता हुआ दीवालों में चला रहा होता है वो अपना आप, तो वो होता है स्वयं से मौखिक संवाद करना। तो ये होता है व्यक्तिगत वार्ता कहलाता है। और जब अहम केंद्रित में इनर जो है अगर हम बात करें तो इनर वार्ता में, इनर स्पीच में क्या होता है कि बच्चा यही संवाद जो है मौखिक रूप से ना करके इंटरनली अपने मन ही मन में करता रहता है। वो अपने में ही खोल के क्वेश्चंस जो है करता रहेगा, मतलब अपने मन ही मन में बात करेगा। सेम चीज मुंह से ना निकाल करके, मुंह से बोल ना करके, वो अपने अंदर ही अंदर में जो है चीजों को जो है खेलता रहेगा। गुड़िया एक दूसरे से, कार एक दूसरे से भिड़ाता रहेगा, वो अंदर ही अंदर सोच रहा होगा ये गाड़ी इधर से आई वो गाड़ी इधर से, इस तरीके से। तो ये होता है अहम केंद्रित। और तीसरा जो होता है वो होता है जो है सोशल स्पीच। ध्यान रखिएगा सोशल, तो ये सामाजिक रूप से, जैसे हम आपस में बात करते हैं एक दूसरे से आमने सामने, जब दो बच्चे आपस में एक दूसरे से खेलते हैं, एक दूसरे से खिलौने शेयर करते हैं, एक दूसरे से पढ़ाई की बातें करने लगे, आज हो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, इस तरीके से बातें करने, तो वो सोशल स्पीच होता है, ठीक है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये एग्जैक्ट पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन की बात हो रही है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब होता है कि जो कुछ भी करना बच्चे को ध्यान में रख करके ही करना है। ऐसे एग्जाम्पल्स देना है जो बच्चे को ध्यान में रख के। अब जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो भी एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं वो मैं ये सोच के दे रहा हूं कि आपको, भाई आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और सीटेट के एग्जाम में बच्चे का एग्जाम है, सीडीपी के संबंध में क्वेश्चंस बच्चे से ही पूछा जाता है। अब कोई ये तो पूछेगा नहीं कि बाबर किसका था बेटा था या अकबर किसका बेटा था, इस तरीके के क्वेश्चन तो वहां आएंगे नहीं। तो यहां पे चाइल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चाइल्ड से रिलेटेड होंगे तो मैं सारे एग्जाम्पल्स बच्चों के संबंध में बात करता हूं, छोटे बच्चों के संबंध में बात करता हूं, क्योंकि भाई कक्षा 8 तक के पेपर आपको देना है। तो जब सीटेट का पेपर देंगे, चाहे वो जूनियर लेवल का हो चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, तो सब कुछ जो है उसी, तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर का ये, तो सब कुछ जो भी कुछ आप एज अ टीचर आपको देना है बच्चे के, तो बच्चे को ध्यान में रख करके ऐसे खिलौने बच्चे के लेके आइए जिससे वो सीख सके, ऐसी पढ़ाई करवाइए जिससे वो सीख सके। बच्चों को जो है किस तरीके से सिखा सकते हैं, तो बच्चे के इर्द गिर्द उसके इमोशंस को ध्यान में रख करके, उसके इंटेलिजेंस क्षमता को ध्यान में रख के, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके पढ़ाना है। तो ये जो समर्थन किया था ये जो है जॉन डीवी ने किया था। ऑप्शन बी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी ने किया था। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वो कौन सा कथन है, तो देखिए चारों ऑप्शंस देखते हैं। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए,
तो ये तो बहुत गलत बात है भाई। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ये थोड़ा है नहीं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि हर बच्चे को समाहित करना, हर बच्चे को जो है शिक्षा की पहुंच होना और हर बच्चे से कनेक्ट रहना, है ना, हर बच्चे के बारे में समझ डेवलप करना कि इस बच्चे को क्या आता है और क्या कमियां हैं इसके अंदर। जबकि ऐसा नहीं करना है कि हमें बच्चे की उपेक्षा करनी है ना, कि उसको जो है डांटो धमकाओ, नाराज हो, मुंह फुलाओ, उसके सामने हो, अरे तू ऐसा है, भाग यहाँ से, गंदा कहीं का, इस तरीके से। तो उससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट स्कूल आना बंद कर देगा, रोएगा स्कूल आने से पहले, क्योंकि उसको जो है वो टीचर डांटती है। कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। तो कक्षा जो है मुख्यतः पाठ केंद्रित जो है होनी चाहिए और सभी नियम जो है शिक्षक द्वारा निर्धारित होंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता है, और यहाँ पे भी ये पॉइंट गलत हो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण जो है बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो यहां पे आलोचनात्मक दृष्टि से अगर हम बात करें बहुबुद्धि सिद्धांत, तो पहले यह पता होना चाहिए कि बहुबुद्धि सिद्धांत कहता क्या है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो यह सिद्धांत दिया था गार्डनर ने, ध्यान रखिएगा गार्डनर ने दिया था, ठीक है। तो गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि के रूप में इसे डिफाइन किया था, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो 8 प्रकार की बुद्धियां कौन सी होती हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसी को दिखाया था। तो यहां पे जो आलोचनात्मक दृष्टि की बात करें, तो ये आंसर जो यहां पे होगा ये शोधा आधारित नहीं है, बिल्कुल शोध आधारित है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता जो है प्रदर्शित करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रतिभाशाली बच्चे जिसका IQ ही 120 प्लस होता है, वो बच्चा पढ़ने में भी अच्छा होता है, क्रिएटिविटी में भी अच्छा होता है ना, इमोशन इंटेलिजेंस में भी अच्छा होता है, तो सारी चीज़ों में अच्छा होता है। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही क्षेत्र में जो है अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करे, और ज़रूरी नहीं कि वो बहुत सारे क्षेत्रों में भी विशिष्टता प्रदर्शित करे, दोनों लाइन सेम ही होंगी, ठीक है। क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चा हो सकता है कि वो पढ़ाई में तो अच्छा होगा ही होगा, म्यूजिक में भी अच्छा हो सकता है आर्ट में भी अच्छा हो। एक हमारा फ्रेंड था जो कि पढ़ने में तो बहुत अच्छा था, फाइनली जब हम लोग कॉलेज वाले मतलब जब इंटर करके निकले, तो उसका IIT में सिलेक्शन हुआ और उसकी आर्ट बहुत अच्छी थी, मतलब ऐसा लगता था कि हूबहू जो है सामने वाले की आर्ट बना देता था, ठीक है। पहले तो स्टार्टिंग में उतनी खास भी नहीं थी, लेकिन इस समय तो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि वो हूबहू चेहरा बना देता है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो म्यूजिक में बहुत अच्छा था। कॉलेज जा करके IIT में जब कॉलेज गया तो वहाँ पे गिटार बजाना सीख लिया, पहले भी उसको आता था, लेकिन उसके बाद वो गिटार भी सीखा और वो वहाँ पे कॉलेज का एक बैंड भी ज्वाइन किया। तो एक क्षेत्र में नहीं है उसकी विशिष्टता, कई क्षेत्रों में। तो यहाँ पे जो आलोचनात्मक दृष्टि की बात करें तो ये सही नहीं है यहाँ पे, बाकी सभी सही है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, इसका कोई अनुभवात्मक जो है आधार नहीं है, ठीक है। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय है। तो अगर हम जेंडर बायस्ड ना हो, बच्चों के बीच में लड़का और लड़की में भेद ना करें, तो ऐसा क्या करना होगा कि जिससे हम भेद ना कर पाए, है ना। तो यहां पे देखिए, छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, बिल्कुल बिल्कुल सही है। छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना, मतलब लड़कियों को भी लड़कों के समान जो है जो भी आप कार्य देते हैं उसके अवसर उपलब्ध कराना। लड़कियों को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। तो यहां पे जो आंसर है ऑप्शन डी होगा, ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गई है। तो हम सभी को पता है कि भारत में जो लिंगानुपात है लड़का और लड़की का, वो है मतलब 1000 बच्चों में 927 जो है 927 जो है लड़कियां थी, गर्ल्स का, ठीक है। बॉयज़ का जो है रेशियो ये था, मतलब
अभी भी जो है लड़कों के मुकाबले 927 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के मुकाबले, ठीक है। अब वो घट करके 2011 में 914 रह गई हैं। तो मतलब कितना कमी है यहाँ पे 1000 लड़कों की तुलना में, जब 1000 लड़के जो है होंगे तो 914 लड़के होंगे। तो इसका मतलब है कि इसका जो मूल कारण है वो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं है। यहाँ पे इसका सर्वाधिक मुख्य कारण जो है वो है लैंगिक भेदभाव, लड़का और लड़की में भेद करना। आज भी देखिए सभी चाहते हैं कि लड़का ही हो, लड़कियां बाद में हो जाएं तो ठीक है, लेकिन शुरुआत में पहला बेबी जो है लड़की ना हो, है ना, क्योंकि फिर क्या पता आगे जो है हो ना हो। तो ये आप समझते हैं, इसी के चक्कर में जो है लड़कियां, कई बार होता है कि परिवार में जो है 2-2 लड़कियां हो गई, 3-3 लड़कियां हो गई, तो जो है मारी भी जाती हैं जान से, है ना, भ्रूण हत्याएं होती हैं। लड़कों को पाने के चक्कर में कई बार जो है 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है। तो लैंगिक भेदभाव जो है इसका मूल कारण है। शिक्षा में कमी तो है ही है भाई, स्त्री शिक्षा क्या, परिवार की शिक्षा का कमी है, मेंटल जो है उस तरीके का माइंडसेट बना हुआ है। समाज की भी परिस्थितियां होती हैं, समाज भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। भाई समाज की 4 औरतें अगर ये सब बातें करें, या 4 औरतों क्या 4 आदमियों की भी बात करें, पूरा समाज में औरत आदमी बुढ़ा बुढ़िया सब होते हैं, तो उन सब की बात करें तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना जो है उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो सीमा जो होती है वो पढ़ने में अच्छी है, समझ जाती है चीज़ें, लीना जो है जल्दी नहीं समझ पाती। तो इसे सिद्धांत तो उसके वैयक्तिक जो है भिन्नता को दर्शाता है। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब होता है जो हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग होता है ना, चाहे वो एक ही परिवार के क्यों ना हो, सबका माइंडसेट अलग होता है। हेरिडिटी का परिणाम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट जो होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का परिणाम है ना। तो इसके आधार पे जो है बच्चे का जो है सारा कुछ होता है। तो यहाँ पे सीमा जो है व्यक्तिक भिन्नता के कारण लीना से डिफरेंट है, ठीक है। शिक्षा जो है वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं शिक्षार्थी, अतः शिक्षक को क्या करना है। तो 17वें का जो आंसर है वो है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन बी। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। विद्यालय आधारित आकलन जो होता है ना, तो विद्यालय आधारित आकलन जो है वो लापरवाह बनाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, ये भी नहीं है। तो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की सहायता करता है, ठीक है। तो एक विद्यालय जहाँ पे सभी बच्चों का संपूर्ण विकास होता है, सर्वांगीण, वहाँ पे शारीरिक विकास भी होता है, बच्चे के मानसिक विकास भी होता है, नैतिक शिक्षा भी दी जाती है, वहाँ पे एजुकेशनल शिक्षा दी जाती है ना। तो बच्चे की जो है गुणों को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चा किस में अच्छा है। बहुत अच्छे स्कूल्स जो होते हैं इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। अगर किसी बच्चे में खेल के कोई गुण होते हैं तो उसको डेवलप करते हैं और उसको वहाँ पे पहुँचाते हैं जहाँ पे होना चाहिए उसको, है ना। ऐसा नहीं है कि उसको मैथ साइंस में ही लगाए रहते हैं। तो ये चीज़ होता है मेन, है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि जो है स्कूलों आमतौर पर आसपास हमारे यहाँ चलता है बस पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं। उनकी बात अच्छे एजुकेशन की बात करें, अच्छे स्कूल्स की बात करें। किस अधिनियम के अंतर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य व्यवस्था की गई है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को की गई है। और हमारे संविधान में 21 का के तहत ये जो है प्रावधान दिया गया है, ठीक है। मूल अधिकार है, मतलब हर भारत के हर नागरिक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रोवाइड की गई है सरकार द्वारा। प्राइवेट स्कूलों में 25% इसके लिए कोटा भी दिया गया है। मतलब प्राइवेट स्कूलों में किसी भी, आप जिस एरिया में रहते हैं, अगर आपकी आय 1 लाख रुपए से कम है तो आप प्राइवेट स्कूल में आरटीई के तहत जो है आप स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। जस्ट केवल एक फॉर्म भरना होता है। तो ये निःशुल्क जो व्यवस्था की गई है किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत की गई। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको डैश डैश से है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है ऐसी शिक्षा जो सबको जो है समाहित करे। अब सबका मतलब है तो चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो पढ़ने में अक्षम हो, चाहे जैसा भी हो, सब कुछ जो है समाहित होता है।
तो ऐसा स्कूल्स होते हैं, तो उसी को समावेशी स्कूल्स कहते हैं और समावेशी शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने की बात हो रही है या समाविष्ट करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सबको समाविष्ट। और सब में कौन कौन से थे, तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो विकार क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो ऑटिज्म एक विकार है, सेरिब्रल जो है पैल्सी जो है घात, ये भी एक विकार है। ये सेरिब्रल का मतलब होता है कि मस्तिष्क का जो वो पॉइंट जो बौद्धिक क्रियाएं करता है, वो अगर सर पे उस क्षेत्र में चोट लग जाए तो वो एक विकार हो जाता है। पर अभिघातक मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक जो है स्ट्रेस, मतलब बाद में चोट लग जाए इस तरीके से, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है स्ट्रेस लेने की बात हो रही है, यहाँ पे विकार की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आंसर है यही होगा, ये उदाहरण सही नहीं है, बाकी जो है सभी जो है डिसऑर्डर हैं, ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से जो है समस्या से संबंधित है। तो डिस्ग्राफिया जो है किस रूप से संबंधित है, डिस्ग्राफिया का मतलब होता है एक बच्चे में लेखन संबंधी जो है विकार आ जाता है, वो लिखने में जो है अक्षम रहता है, सही से लिख नहीं पाता है, तो डिस्ग्राफिया होता है। बी को डी लिख देगा, सा को वाज लिख देगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये होता है डिस्ग्राफिया, मतलब लेखन विकार होता है। ठीक है, डिसलेक्सिया जो होता है ये एक पठन विकार होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, डिसलेक्सिया जो होता है पठन विकार है, और डिस्ग्राफिया जो है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब कठिनाई होती है, जब अधिगम सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ हो। तो ये इस समय तो बच्चा और बढ़िया रहता है, इस समय कठिनाई नहीं होती है। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, बिल्कुल सही है। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रदर्शित की जाए, तो अगर बच्चा एक क्लास में है, अगर उस बच्चे को क्लास में कुछ पढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए A to Z तक कुछ जो है पढ़ाना की कोशिश की जा रही है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, इस तरीके से। अब पहले Z बनाओ, पढ़ाओ, फिर उसको Y पढ़ा दो, फिर जो है R पढ़ा दो, S पढ़ा दो, इस तरीके से जब टुकड़ों में पढ़ाओगे, अलग अलग रूप में पढ़ाओगे, तो चीज़ें समझ नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे गलत होंगी, तो सीखने में कठिनाई महसूस होगी। या कोई स्टोरी आप सुना रहे हो, तो थोड़े टुकड़ों टुकड़ों में स्टोरी सुना रहे हो, आज थोड़ी सी स्टोरी सुनाई, कल फिर थोड़ी सी सुनाओगे, फिर नेक्स्ट डे थोड़ी सुनाओगे, फिर एक दिन कहोगे क्या सीखा, कैसे स्टोरी लगी, तो उसके क्या बोल रहा है ये टीचर, समझ ही नहीं आ रहा है, बच्चे यही कहेंगे। या आंतरिक रूप से आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे तो बच्चों को सीखने में और आसानी होगी। जब सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, अंदर से उनको सीखने की क्षमता हो रही, जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो जाते हैं ना बच्चे, तो जब जिज्ञासु होंगे तो सीखने की उनकी क्षमता और बेहतर होगी। ठीक है, शिक्षण का उद्देश्य होता है, तो शिक्षण का जो है क्या उद्देश्य होता है, तो देखिए शिक्षण का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना। आंसर है ये, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। विद्यार्थियों को बताना कि पढ़ने से कुछ प्राप्त नहीं होता, ये तो वाहियात पॉइंट है बिल्कुल भी, तो यहाँ तो बिल्कुल है, और बल्कि सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक टीचर को चाहिए कि वह यह संप्रेषित करे कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है और महत्व देता है, तो बिल्कुल सही है भाई। एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे के अपनी अपनी भाषा के साथ आते हैं, उनकी मातृभाषा होती है। एक क्लासरूम में बहु जो है सांस्कृतिक माहौल रहता है, बहु जो है भाषिक जो है क्लासरूम होती है भाई। एक इंग्लिश बोलने वाला हो सकता है, एक मराठी बोलने वाला हो सकता है, गुजराती भी हो सकता है ना। केंद्रीय विद्यालय में ऐसे ही तो पढ़ते हैं, आर्मी स्कूल्स में भी ऐसे पढ़ते हैं भाई। गुजरात का कोई है, उसका ट्रांसफ़र होकर आया है, तो वो गुजराती बोलेगा ना कानपुर में रह करके। तो उस सभी का सम्मान करना है, हमें सभी संस्कृतियों का सम्मान करना है और उनको महत्व देना है, यही आंसर है। उनके बीच में तुलना बिल्कुल शब्द नहीं, गलत है। विशेष संस्कृतियों समुदायों को बढ़ावा देंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तुम हिंदू हो तो हिंदू के बच्चों को ही ज़्यादा फोकस करो और अन्य धर्मों पर जो है ध्यान न दो, इस तरीके से नहीं होना है। या आप सोचते हैं कि अमीर के बच्चों को ज़्यादा पढ़ाओ, ये गरीब क्या होते हैं, इस तरीके से आपकी जो भी धारणा है। ठीक है, तो टीचर को क्या करना है, सभी संस्कृतियों का सम्मान करना है, सभी के बैकग्राउंड का सम्मान करना है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, चाहे वो संपन्न हो, चाहे वो रंग रूप में कैसे हो, किसी भी रूप में हो, सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर है 25वें का ए। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाड़ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक माना है। तो देखिए लेव वाइगोस्की ने सीखने के जो 3 नियम मतलब
अधिगम की प्रक्रिया में जो है 3 नियम दिए थे। तो एक तो पाड़ था जिसके कहते हैं स्कैफोल्डिंग, और एक था ZPD, और एक था MKO, मोर नॉलेज अदर्स। ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी हैं। तो पाड़ में क्या होता है, एक बच्चा है, उसको पढ़ रहा है, वो कुछ पढ़ रहा है, मान लीजिए आप बच्चे के सामने बैठे हैं और पढ़ रहा है बच्चा कुछ भी। आपने उससे पूछा कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, पूरा Z तक सुना डालो। अब वो शुरू किया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, उसको E फॉर नहीं पता है, तो आपने कहा E फॉर एलिफेंट, तो फिर E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर ग्रेप्स। तो ऐसे, तो जो टेम्परेरी हेल्प आप कर रहे हैं ना पढ़ाने के बीच में, आप थोड़ी सी मदद कर रहे हैं, बच्चे को आता है लेकिन वो भूल गया है, तो टेम्परेरी मदद को ही पाड़ कहते हैं, स्कैफोल्डिंग इंग्लिश में गए। तो यहां पे देखिए उसी चीज को देखना है। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं, देखिए पढ़ते पढ़ते अटक जाए, उस समय संकेत और इशारे देना, यही आंसर है। और ZPD में क्या होता है कि आप बच्चा आप मतलब आपका बच्चा जो है कोई चीज़ करने की क्षमता रखता है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि उसको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो ये होता है ZPD। और MKO में क्या होता है कि एक जो है ऐसी चीज़ जो बिना उस बच्चे से अधिक नॉलेज वाले व्यक्ति के बगैर हो ही नहीं सकती। मान लीजिए अब मुझे एक बच्चा क्लास में एडमिशन लिया है ना, 3 साल का बच्चा है, क्लास में एडमिशन लिया, पहली बार नर्सरी स्कूल में गया, उसको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो आप बिल्कुल शुरुआत से जो उसके साथ करेंगे MKO के साथ होगा। मोर नॉलेज अदर है क्योंकि आपके पास उस बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है, आप उसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, सारी चीज़ें, धीरे धीरे वो पढ़ने सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे फिर वो जो है धीरे धीरे जो है इस तरीके से जो है आएगा। और एक आखिरी केस में जब वो सब कुछ जान जाएगा तो पाड़ वाली सिचुएशन बनती है कि वो आ गया लेकिन वो भूल जाता है बीच में, तो संकेतिक जो है हेल्प करेंगे। यहाँ पे चीज़ें समझ के होंगे, तीनों पॉइंट्स को हमने बता दिया, तीनों पॉइंट से क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं जब लेव वाइगोस की बताऊंगा तो जल्दी ही मैं इसके प्रॉपर एक एक वीडियो भी बनाऊंगा, उनको बहुत देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। शर्मिंदगी क्या है, तो देखिए बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी से के भाव से बच्चे में क्या आ जाता है, तो देखिए शर्मिंदगी जो होता है वो अभिप्रेरित के लिए बहुत प्रभावशाली बिल्कुल भी नहीं है, इससे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। अगर बार बार आप शर्मिंदा करेंगे तुझे नहीं आता है गंदा लड़का, इस तरीके, तो बच्चा जो है अभिप्रेरित नहीं होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, मतलब बार बार पैदा करना चाहिए, बिल्कुल भी गलत है, यह हम सभी को पता है। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। शर्मिंदगी का संबंध उसके संज्ञान से, जितना बच्चा ज़्यादा शर्मिंदा करोगे उतना ही उसका संज्ञानक कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रभावित होगा, मतलब वो गिरेगा, है ना, पढ़ने की उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी, अरे मैं ऐसा ही हूँ, मुझे तो सब कोई डांटता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे हमेशा लोग दुत्कारते हैं, इस तरीके से भाव उसके अंदर आ जाएगा। तो शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे शर्मिंदगी का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो अधिगम के संदर्भ में बात कर रहा है, तो यहां पे जो आंसर होगा वो देखते हैं क्या है। तो अधिगम के संदर्भ में यहां पे जो आंसर है हमको रीड करना पड़ेगा। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार एवं दंडित करना चाहिए। तो देखिए पहली बात ध्यान रखिएगा, बच्चों के संदर्भ में पुरस्कार और दंड का कोई भी रोल नहीं होता है। ये पॉइंट दिख जाए, ये लाइन दिख जाए तो तुरंत गाड़ देना है। टैग वर्ड्स जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें ये पॉइंट्स होंगे कि कैसे कैसे शब्दों पर ध्यान देना है, उन शब्द जैसे मिले उनको तुरंत आपको काट देना है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अधिगम के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सब बच्चों में एक सीखने के गुण होते हैं, प्रेरित होते हैं, मोटिवेट रहते हैं, जिज्ञासु होते हैं, बस आपको सही दिशा में उनसे बात करनी है। अगर आप उनको शर्मिंदा करेंगे, डांटेंगे, धमकाएंगे तो वो डिमोटिवेट होंगे। अगर आप सही से उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, खेलोगे, कूदोगे, खेल खेल के पढ़ाओगे तो बच्चे और इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट सही है। बच्चों के सीखने के लिए अभिप्रेरणा और सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा निर्धारित, बिल्कुल भी नहीं। आनुवांशिकता के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, ये हमने पहले भी बताया। तो आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक नई शिक्षा नीति पे पूरा वीडियो बनाया है। इतने क्वेश्चन तो मैंने लगता है किसी ने नहीं दिए होंगे, है ना। मैंने पूरा मतलब सारा कुछ जो है दिया है यहाँ पे, और क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से।
पहली जो शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी। ठीक है, आज की जो शिक्षा नीति है वो 2020 में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी, और इसने किस एजुकेशन पॉलिसी का स्थान ग्रहण किया? तो वो 1968 वाली स्थान पे ये आई थी, अप्लाई की गई है। और ये पहले कितने साल बाद? तो ये 34 वर्ष पहले जो है ये पहले लागू हुई थी। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें 4 पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? ये सीटेट का इस वर्ष का पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 का। और देखिए इसका आंसर है, समीप दूराभिमुख का मतलब होता है, एक तो होता है सेंट्रीफ्यूगल जो है होता है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है होता है। तो यहाँ पे जो होता है विकास की प्रक्रिया सेंटर से शुरू होती है, उसके बाहर की ओर चलती है। मतलब पहले शरीर के आंतरिक अंग डेवलप होते हैं, फिर बाहर हिस्से डेवलप होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, मोतियों को धागा में पिरोने से पहले बच्चे जो है गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे सी। समीप दूराभिमुख सिद्धांत के तहत क्या होता है, बच्चों की जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, तो पहले जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। तो फाइन मोटर का इसका मतलब होता है कि जो है सूक्ष्म जो है मसल होती हैं, पहले सूक्ष्म मसल्स काम करती हैं, छोटी छोटी, जैसे उंगलियां पकड़ना। बच्चा एकदम से हाथ तो नहीं घुमाता, जब है ना 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा जो होता है वो हाथ घुमाने लगे, हाथ के मूवमेंट को कर सके, इतना ताकत नहीं होता, तो उंगलियां, आईब्रो, जीभ, इन सब चीज़ों का यूज़ करता है। तो पहले तो धागे में पिरोने के लिए पूरी शरीर का एक ध्यान केंद्रित होना चाहिए, फिर धीरे से उस जो है सुई धागा में लेकर के उसको अंदर, तो ये जो है इस उम्र के बच्चे नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा और मैच्योर होना पड़ता है। तो यहाँ पहले गेंद पकड़ना सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में बच्चा जो है फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स का प्रयोग करने लग जाता है। आंसर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है 30 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लाइक का टारगेट है वो है 20 लाइक्स का। लाइक्स मोटिवेशन के लिए होता है, ताकि हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों के बिना जो है आपका जीवन भी अधूरा है। दोस्तों को साथ में लेके ज़रूर चलिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।